Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. पंद्रह सौ 82 विजयादशमी का दिन 16 सितंबर 1582। महाराणा प्रताप, जिनकी मूर्ति आप इस समय सामने देख रहे हैं, उनके 5000 सैनिक और सामने थी मुगलों की 36,000 की सेना। पीछे आपको एक घाटी दिखाई पड़ रही है, इसको दिवैर की घाटी कहते हैं। इस दिवैर की घाटी से मुगलों की सेना थी, ऊपर से महाराणा प्रताप के 5000 सैनिक थे। और उन्होंने उस दिन जो शौर्य की गाथा लिखी वो ऐसी लिखी कि 5000 सैनिकों ने उन 36,000 सैनिकों की बिल्कुल पेशानी एक नहीं छोड़ी। सबके सब या तो मारे गए या कैद हुए। और उन 36,000 सैनिकों के वहाँ पर जितने भी ठिकाने थे, चौकियाँ थीं, थाने थे, सारे के सारे मेवाड़ के कब्जे में, महाराणा प्रताप के कब्जे में थे। विजयादशमी की वो शौर्य गाथा हमको अब बताई नहीं जाती है। हमको बताया जाता है हल्दी घाटी का युद्ध जो 6 वर्ष पूर्व हुआ था, और ये बताया जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई थी, जो कि नितांत गलत है। हल्दी घाटी के युद्ध में न किसी की हार हुई थी, न किसी की जीत हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध सिर्फ एक दिन नहीं चला था, वो कई दिनों तक चला था। लेकिन सिर्फ एक दिन, जिस दिन महाराणा प्रताप ने एक टैक्टिकल रिट्रीट की थी, अपने कदम पीछे खींचे थे, जिससे कि वो पूरी तरह से मुगल सेना को वापस घेर के परास्त कर सके, सिर्फ उसका जिक्र किया जाता है, सिर्फ उसकी चर्चा की जाती है उस छद्म इतिहास में जो हमें सिखाया गया है। लेकिन उसका जो प्रतिशोध लिया गया दिवैर में, उसकी भारतीय इतिहास में कोई किसी प्रकार की तुलना नहीं है। वह अतुलनीय है। वह अतुलनीय इसलिए है क्योंकि इस प्रकार की विजय मुगलों के ऊपर किसी ने हासिल नहीं की। इस प्रकार की निर्णायक विजय, बहुत सारी विजय मुगलों के ऊपर भारतीय राजाओं ने की, छत्रपति शिवाजी ने भी की, बाद में राज सिंह मेवाड़ के थे उन्होंने भी की। लेकिन ये जो एक युद्ध है वो एक ऐसा मानक युद्ध है जिसको हमारे इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाना चाहिए था, लेकिन उसे इतिहास से गायब कर दिया गया। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष प्रसंग में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री ओमेंद्र रत्नू जी, जो अभी अभी दिवैर की तीर्थ यात्रा करके आए हैं। ये हमारा तीर्थ होना चाहिए था। कैसे हैं आप ओमेंद्र जी? नमस्ते संजय जी, बहुत आनंद में हूँ। और आपने हृदय और आनंदित कर दिए कहकर के कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाकर आया हूँ। एक क्षत्रिय होने के नाते डेफिनेटली ये जो यात्रा थी एक तीर्थ यात्रा से कम नहीं थी। अब आप बताएं हमको, मैं कुछ इतिहास से जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप वहाँ कई दिन रह के आए। आपने वहाँ तीर्थाटन भी किया है, आपने वहाँ सुंदर चित्रांब भी लिए हैं, हमें भी उपलब्ध कराए हैं, जिनमें से कुछ का उपयोग हम कर चुके हैं और आगे कुछ करेंगे। तो ये जो प्रसंग आता है दिवैर का, दिवैर की 2 लड़ाइयाँ हुई हैं। ये पहली लड़ाई थी दिवैर की, और दूसरी लड़ाई बाद में 1605 में अमर सिंह की हुई थी। उसमें भी विजय अमर सिंह जी की हुई थी, जो राणा प्रताप के पुत्र थे। ये दिवैर की घाटी का क्या सामरिक महत्व है कि यहाँ पर ही इतने बड़े बड़े मोर्चे लिए जाते रहे हैं? छोटे छोटे मोर्चे भी लिए गए, लेकिन ये 2 बड़े मोर्चे लिए गए। तो दिवैर की घाटी का क्या महत्व है? सबसे पहले तो हमें ये समझाएं। दिवैर भौगोलिक रूप से संजय सर, अजमेर की तरफ से जितनी भी मुगल फोर्सेस होती थी वो एंट्री अजमेर की तरफ से करती थी। तो अजमेर से जो एंट्री पॉइंट है मेवाड़ का, वो दिवेर पड़ता है। दिवेर से पश्चिम की तरफ मारवाड़ है, पूर्व की तरफ आमेट है और दक्षिण की तरफ उदयपुर है। तो अरावली की जो फोर्ट्रेस, जो प्राकृतिक फोर्ट्रेस बनी हुई है मेवाड़ के लिए, उसका एंट्री पॉइंट होता है दिवेर। और बड़ी रोचक बात कि
प्रताप को दिवेर की घाटी में आक्रामक युद्ध करने का परामर्श एक नाथ संप्रदाय के रूपनाथ जी योगी थे, उन्होंने दिया था। और आजीवन प्रताप उनको अपना गुरु मानते थे। तो एक निष्प्रिय वैरागी योगी ने सामरिक दृष्टि से प्रताप को दिवेर में आक्रामक रुख अपनाने का परामर्श दिया, जिसके परिणाम में वो महान विजय प्रताप को मिली। आप कुछ इसकी व्याख्या करेंगे, इसका कुछ वर्णन करेंगे कि उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ? आप तो वहां होके आए हैं, तो आपको कई प्रकार के कथानक सुनने को मिले होंगे, जो इतिहास से प्रमाणित हैं वो भी हैं, उसके अलावा जो लोक श्रुति में वहां पर चर्चित हैं वो भी हैं। तो कुछ वर्णन करें, उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ? थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में अगर हम जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि इससे पहले जितने भी कम से कम महाराणा कुंभा तक मेवाड़ के राज महाराणा सब जीतते आए थे। उससे पहले हारने का प्रसंग अधिक मिलता नहीं है, एक्सेप्ट पृथ्वीराज चौहान को, जो समर सिंह थे वो गए थे सहायता करने। समर सिंह भी वहां मारे गए थे और पृथ्वीराज चौहान भी हार गए थे। लेकिन बापा रावण, उसके बाद 3 खुमाण हुए, महाराणा कुंभा हुए, ये कभी हारे नहीं थे। हारने का सिलसिला शुरू होता है महाराणा सांगा से। वह भी सिलसिला नहीं कहना चाहिए, एक ही युद्ध में वे हारे थे, खानवा की लड़ाई। वो महत्वपूर्ण लड़ाई थी, लेकिन उससे पहले वो सैकड़ों युद्ध, सैकड़ों मीन्स लिटरली 100 युद्ध जीते थे, उसका कोई जिक्र नहीं होता है। तो सांगा की हार के बाद खानवा से पहले, मैं आपको इंटरप्ट करूं, खानवा से कुछ ही दिन पहले वो बयाना के युद्ध में जीते थे, जहां बाबर के फौजदारों को उन्होंने वहां से मार भगाया था। वो बयाना का युद्ध जीत के उसके बाद फिर ये, बल्कि एक तरह से कहे बाबर वहां से भाग गया था और फिर उसने खानवा में मोर्चा लिया था। जी हाँ। और खानवा बाबर हार रहा था जब तंवरों का एक 35,000 की सेना ने दगाबाजी कर दी सांगा के साथ। और वो इतना भीषण विभत्स युद्ध था। उस वक्त राजपूतों के पास तोपें नहीं थी, तो तोपें देख के राजपूत घबरा गए खानवा में। तो राजपूतों ने तोपों में सर दे दिए, उनको गीली उनकी मांस और उनके खून से वो तोपें बेकार हो गई। आप कल्पना कर सकते हैं जो अदम्य साहस उस क्षण में उन लोगों ने दिखाया था। तो खानवा की हार के बाद एक निराशा मेवाड़ की जनता में आ गई थी। और उदय सिंह एक कमजोर राजा थे। उदय सिंह भोगविलासी भी थे और भटियानी रानी थी उनकी एक, जिनसे उनका एक पुत्र था जगमाल, उसके प्रेम में अंधे थे। प्रताप उनके पुत्र थे, लेकिन प्रताप को तलहटी में रखा जाता था उनकी मां जयवंता बाई के साथ में, और उनके लिए प्रतिदिन महल से खाना आता था चित्तौड़ से। तो प्रताप भीलों के साथ जंगल में बड़े हुए थे, वो ही वाज द सन ऑफ द सॉइल। तो 1568 में अकबर ने चित्तौड़ में एक भीषण नरसंहार किया। इसमें 40,000 निरपराध लोगों को मारा गया, जहां 74.5 मण यानी लगभग 3,000 किलो उनके जनेऊ का वजन था, भार था जब उनको तोला गया। और वो एक निशंस हत्याकांड था। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हाँ बोलें कृपया। तो प्रताप उस वक्त 28 साल के थे। प्रताप ये देख रहे थे। प्रताप उस वक्त उदयपुर दूर चले गए थे, लेकिन उन्हें पता लगा जब वो जौहर की चिताओं की धुएं उठे, राखें उठी और वो सूचना पूरे मेवाड़ में, तो पूरे मेवाड़ में एक अवसाद फैल गया था। फिर 1572 में उदय सिंह का देहांत होता है, प्रताप राजा बनते हैं। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जो कि प्रताप जीतते हैं। ये भ्रांति है कि वे हारे थे या ये अनिर्णित समाप्त हुआ था। उसके 2 कारण हैं कि प्रताप की जीत के, कि जो हमें इंगित करते हैं कि प्रताप जीते थे। नंबर 1, प्रताप घायल होकर जब हल्दी घाटी से टैक्टिकल रिट्रीट करते हैं, तो जो दुर्गति होती है मुगल सेना की, वो गोगुंदा नाम के स्थान पर आम, कच्चे आम और अपने घोड़ों का मांस खाकर जीते हैं। और जब इस युद्ध के बाद वे वापस अकबर के पास जाते हैं, मान सिंह और आसिफ खान, तो उनको डिमोट किया जाता है। यानी उनकी जो ड्योढ़ी थी, जो कि अकबर के पास लगा करती थी, उसको दूर कर दिया जाता है। अकबर इतना कुपित था उनसे। तो ये 2 प्रमाण मिलते हैं कि हल्दी घाटी में मुगलों की हार हुई थी।
उसके बाद 6-7 साल तक प्रताप ने he learned his lessons from हल्दी घाटी, and the most important one was कि अरावली के पर्वत मेरी ढाल हैं, यही मेरा किला है। मुझे खुले मैदान में अपने से 3 गुनी 4 गुनी बड़ी सेना से नहीं लड़ना है, मुझे इनको इनवाइट करना है, अंदर आए, दर्रे में, घाटी में, नाल में आए और हम इनको काटेंगे। तो हल्दी घाटी में दुर्भाग्य से प्रताप भावावेश में आकर खुले में आ गए थे, इसीलिए उस दिन एक दिन के अंदर में ही लगभग 16-17 हजार राजपूतों का वध हुआ। इधर से भी राजपूत लड़ रहे थे, उधर से भी राजपूत लड़ रहे थे। तो दिवेर को मुनि रूपनाथ जी के, योगी जी के परामर्श से प्रताप चुनते हैं, और चूंकि अधिकतर जनरल्स जो प्रताप के थे वे हल्दी घाटी में मारे जा चुके थे, राम सिंह तंवर, उनके बच्चे, झालामान, हाकिम खान सूरी, ये सब मारे जा चुके थे। प्रताप के पास 2 मेजर जनरल्स थे, उनका बेटा अमर सिंह जो लेफ्ट फ्लैंक से आता है, और भामाशाह जो कि एक ओसवाल जैन बणिए हैं। वो पहले तो मालवा में प्रताप उनको सूबेदार नियुक्त करते हैं, और वे 6 साल तक वहां पर मुगल दस्तों पर और भी धनी लोगों पर डाका डालकर वो पैसा इकट्ठा करते हैं, उनसे चौथ वसूली करते हैं, छापामार युद्ध करके, और वो सारा धन लाकर प्रताप को देते हैं, जिसमें 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं उस समय थी। तो उस वेल्थ से इक्विप होकर प्रताप राइट फ्लैंक को, भामाशाह केवल पैसा वणिक नहीं थे बल्कि योद्धा भी थे, जनरल थे। राइट फ्लैंक से वो आते हैं, लेफ्ट फ्लैंक से अमर सिंह, मध्य में महाराणा प्रताप। दिवेर के थाने पर सरीमा सुल्तान नाम का व्यक्ति था, जो कि अकबर का निकट संबंधी था, क्योंकि दिवेर बहुत महत्वपूर्ण थाना था। उसे पूर्व सूचना हो गई थी कि इस तरह का एक अटैक प्रताप करेंगे। उसने आसपास के 14 थानों से लगभग 30,000 सेना इकट्ठी कर ली थी। तो नंबर्स प्रताप के पास कितने थे, ये इस पे थोड़ा सा विभ्रम है। कुछ 5,000 कहते हैं, कुछ 10,000 कहते हैं, कुछ 25,000 भी कहते हैं। बट प्रताप नाल से बाहर नहीं निकले, और नाल में ही उन्होंने ललकारा इनको। 2 इंसिडेंसेस हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सरीमा सुल्तान को अमर सिंह जी, जो कि महाराणा प्रताप के बेटे हैं, वो एक भाले से उसका वध करते हैं, और वो वध ऐसा होता है कि सरीमा की छाती से घोड़े के पेट को चीरता हुआ जमीन में लगता है, घोड़ा और सवार दोनों वहीं खड़े रह जाते हैं। और जब मुगल या राजपूत भी उस भाले को निकालने जाते हैं तो वो निकाल ही नहीं पाते हैं। और सरीमा कहता है, इसका वर्णन राज प्रशस्ति करके ग्रंथ है, रणछोड़ भट्ट तेलंग, एक तेलुगु इतिहासकार हुए, उन्होंने संस्कृत में इसका वर्णन किया है। सरीमा कहता है, जिस वीर ने मुझे इस तरह से भला मारा है वही इस भाले को निकाले, मेरी अंतिम इच्छा है। वाह, आप कल्पना कर सकते हैं क्या क्या लोग थे ये। तो अमर सिंह जी, लेकिन फिर राजपूतों को संदेह हुआ कि कहीं छल नहीं कर रहा हो मलेच्छ, चाकू मार दे या कुछ ऐसा कर दे। तो पहले राजपूत जाते हैं और वो कहता है कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मैं मृतप्राय हूं, मैं सिर्फ उस व्यक्ति को देखना चाहता हूं जिसने मेरा ये हाल किया। अमर सिंह जाके भाला निकालते हैं और फिर वो कहता है कि मुझे पानी पिलाओ। तब महाराणा प्रताप की करुणा हमें दिखती है। ये गंगाजल लाते हैं स्वयं और अपने हाथों से उसके मोक्ष की कामना करते हुए सरीमा सुल्तान को पानी पिलाते हैं, और इस प्रकार सरीमा सुल्तान अपना देह त्याग करता है। ओहो, तब तो वो बेचारा जन्नत भी नहीं जा पाया होगा। वो एक अलग विवाद है। काफी के हाथ से पानी पी गया। लेकिन ये प्रताप की करुणा दिखाने के लिए मैंने बताई ये बात। दूसरी जो घटना है वो है बहलोल खां, उज़्बेक सरदार था, एक उज़्बेक हत्यारा था, और उसने हल्दी घाटी में भी बहुत गदर मचाया था। प्रताप को स्मृति थी उसकी, प्रताप के मित्रों को उसने मारा था। प्रताप घोड़े समेत उसे बीच से काट डालते हैं। तो वो घटना भी दिवेर की थी। इन 2 सिपा सालारों का वध देकर मुगल सेना भाग खड़ी होती है और दिवेर का थाना विजय कर लिया जाता है। अमर सिंह जी
दाईं ओर आमेर चले जाते हैं उसी दिन, यानी दैट इज व्हाट कर्नल टॉड राइट्स इन हिज बुक, दैट दिवेर वाज द मैराथन ऑफ मेवाड़। क्योंकि दिवेर की लड़ाई दिवेर पे खत्म नहीं हुई, अमर सिंह चले गए आमेर और वहां शायद 84 थाने थे, 84 थाने थे, एक एक को काटा है मर्सीलेसली। और प्रताप चले गए दिवेर में अपने कुछ थानेदारों को बिठाकर कुंभलगढ़, क्योंकि कुंभलगढ़ उस वक्त मुगलों के कब्जे में था। और जब कुंभलगढ़ गए तो कुंभलगढ़ में एक भी मुगल सेना का व्यक्ति नहीं मिला, मुगल सेना भाग खड़ी हुई और कुंभलगढ़ ले लिया। दिवेर के पश्चात प्रताप ने चित्तौड़ के अतिरिक्त पूरा मेवाड़ जीत लिया। उदयपुर में भी मुगलों की सेना भाग खड़ी हुई, एक भी संघर्ष नहीं हुआ। जो फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि 1582 में दिवेर की जीत के बाद प्रताप ने पूरा मेवाड़ अपने कब्जे में ले लिया। और उस घटना के बाद 1597 तक, जब तक प्रताप का देवलोक गमन होता है, एक जगन्नाथ कछावा की छोटी सी एक एपिसोड आती है जब वो अटैक करने आता है, अदरवाइज अकबर ने मेवाड़ की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। सही। तो ये एक महान शौर्य गाथा है जो हमारे इतिहास के पन्नों में दिखती ही नहीं। जो पुराने जो इतिहासकार हैं, जयद्रनाथ सरकार जी जैसे, उन्होंने इसकी चर्चा अवश्य की है, लेकिन आज की जो हमारी इतिहास लेखन है, आज का जो हमारा इतिहास लेखन है, उसमें उसको वहाँ से मिटा दिया गया। और वो जो मार्क्सिस्ट परंपरा है और जो मुगल परंपरा है और जिस प्रकार की परंपरा हमारे इतिहास लेखन की डाली गई, अलीगढ़ स्कूल से आरंभ होते हुए इलाहाबाद स्कूल से आरंभ होते हुए, बिल्कुल उसी की परिणति है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपनी इन शौर्य गाथाओं को वापस लाएं और वापस मानस पटल पर उनको अंकित करें और ये बताएं कि हमारे पूर्वज कितने महान थे। और महानता तब होती है जब आप विपरीत परिस्थितियों में अपना शौर्य दिखाएं, महानता का काम करें, उसको असली महानता कहते हैं। और उस समय जब मुगल साम्राज्य की तूती बोल रही थी चारों तरफ और अकबर को कोई आंख दिखाने वाला नहीं था, ऐसे समय में इतनी बड़ी जीत, आप समझिए मेवाड़ का पूरा भूभाग जो है, चित्तौड़ छोड़ के बाकी 84 थाने आपने बताए, चित्तौड़ छोड़ के कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जो राणा प्रताप ने अपने कब्जे में नहीं कर ली थी। और उसके बाद में भी ये, हालांकि अमर सिंह ने एक टैक्टिकल पीस ट्रीटी की, वो पीस ट्रीटी भी अद्भुत थी। उस तरह की पीस ट्रीटी मुगलों ने किसी हिंदू राजा से आज तक नहीं की। वो एक तरह का, समझिए कि मुगलों का आत्मसमर्पण था मेवाड़ के सामने। जो 1615 की जो संधि है, शांति संधि है, जो अमर सिंह जी के साथ में, और उसके बाद भी औरंगजेब की नाक में तो राज सिंह जी ने दम कर ही रखा था। वो कितना पीटा राज सिंह को, और राज सिंह जिससे शादी करना चाहता था उसको अपने शरण में ले आए, और चारुमती को, और मालवा पूरा उन्होंने कब्जे में कर लिया, पूरा इधर उधर। फिर वो 1682 में तो बेचारा दक्षिण में जाके फंसी गया, और वहां भी एक वीरांगना के हाथों, एक समझ लीजिए कि वध तो नहीं हुआ, लेकिन वो वीरांगना से बचते बचते ही, वो महारानी ताराबाई से भागते भागते ही मरा। तो वो भी बेचारा जन्नत नहीं जा पाया होगा। तो उसने अपनी निराशा में लिखे भी बहुत सारे, कुछ लिखा है उसने अपनी निराशा में। तो आपका बहुत ही एक श्लाघनीय कार्य है जो आपने यहाँ पर तीर्थाटन किया और हम लोगों को भी लाभान्वित किया। आपने जो चित्र भेजे उनको कुछ और मैं दिखाता हूँ अपने दर्शकों को, आप देखिए। और साथ ही साथ कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकॉन दबाते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें, उत्साहित करते रहें। और यदि आपको कोई प्रश्न पूछने हो ओमेंद्र जी से, तो कृपया यही समय है पूछने का, क्योंकि अब 5-7 मिनट के बाद हम प्रश्न ले लेंगे। तो ये मैं आपको ये चित्र सामने लाता हूँ, आप बताएं ये किस प्रकार के चित्र हैं, क्या है, और किस प्रकार का स्मारक वहाँ पे इस समय बना हुआ है दिवैर में। ये वो चित्र है जो मैंने सबसे पहले दिखाया था इस प्रसंग में। ये राणा प्रताप का स्मारक है दिवैर में।
अगला ये हम, जी हाँ, ये संजय सर, एक व्यक्ति हैं नारायण उपाध्याय जी, ये जी, पूरा का पूरा दिवेर का स्मारक बनना, इसमें इतने करोड़ों रुपए का सरकार से खर्चा करवाना, और प्रशंसा करनी होगी श्रीमती वसुंधरा राजे जी की, उन्होंने इसको सारे को बनवाया। और नारायण जी का तपस्वी से आदमी हैं, उन्होंने दिवेर की स्मृति को अब कभी नहीं भुलाया जा सकेगा, जब तक ये स्मारक है कम से कम, तब तक दिवेर को भुलाया नहीं जा सकता। तो उस युद्ध को, उसकी प्रामाणिकता को, उसकी सत्यता को स्थापित करने के लिए यह स्मारक है। ये हमारे लिए एक तीर्थ होना चाहिए सबके लिए। और अगर माँ जगदम्बा की इच्छा रही तो मेरा मंतव्य है कि अगली विजयदशमी पर हम यहाँ एक कॉन्फ्रेंस करें, एक बड़ा गैदरिंग करें हमारे समाज की, जिसमें हम बताएं, वहां पर ऑडियो विजुअल्स और सुवेनियर्स और वो सारा का सारा हम करें कि दिवेर को जीवित करें। और इसको चावंड, जो कि कुछ समय के लिए महाराणा प्रताप की राजधानी थी, गोगुंदा और कुंभलगढ़ और उदयपुर, इसका एक पूरा प्रताप सर्किट बनना चाहिए, ताकि लोग प्रताप के पूरे जीवन को इस सर्किट में 2 दिन के अंदर अनुभव कर सकें, और टूरिज्म को भी इससे बहुत बढ़ावा मिले, और हमारी शौर्य गाथा को भी इससे पुष्टि मिले। अब हम थोड़ा सा घाटी का चित्र दिखाते हैं। आप जरा यहीं पर जहाँ पर ये युद्ध हुआ था, इस घाटी के बारे में कुछ बताएं, कैसे यहाँ पर युद्ध हुआ था? जहां से ये फोटोग्राफ ली गई है, वहां पर जो कैमरामैन खड़ा है, यह वो एग्जैक्ट स्पॉट है जहां बहलोल खान को प्रताप ने काटा था। क्योंकि जब लीडर मर जाता है तो सेना वैसे ही भाग जाती है। ये ट्रेंड दुर्भाग्य से पूरे भारत के इतिहास में हिंदू राजाओं के विपरीत काम में लिया जाता रहा। अगर आपको स्मरण हो तो राजा हेमचंद्र जो थे, द्वितीय बैटल ऑफ पानीपत के अंदर आगे जाके लड़ रहे हैं हाथी पर, एक तीर लगी, आंख पे घायल हुए, हौदा खाली हो गया, सेना के पांव उखड़ गए। और यही करते थे हिंदू राजा। और इनके जो मुगलों के और तातारों के और तुर्कों के, ये एक इनके पास एक स्पेशल डेडिकेटेड जत्था हुआ करता था 40-50 तीरंदाजों का, जो लीडर को भी पॉइंट करते थे। 50-60 सबसे कुशल तीरंदाज जो हिंदू राजा होता था, उसके ओहदे पर सतत आक्रमण करते रहते थे। ये बात इन्हें पता थी, लेकिन इधर प्रताप इस चीज को प्रयोग करते हैं। और ये जो विहंगम दृश्य हमें दिवेर की सुंदर घाटी का दिख रहा है, जो कि परमात्मा की कृपा से आज भी उसी वर्जिन स्टेट में है, बिल्कुल प्रिस्टीन, कोई एनक्रोचमेंट्स नहीं हुए हैं। मैं यहाँ गया था सर, तो यहाँ पर अभी भी वो प्रताप के समय के रास्ते हैं जिन पर प्रताप की सेना चली थी। यदि हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे पर थोड़ा इंडिया पर थोड़ा प्रभाव डालें और थोड़ा उन पर कहें, उनसे विनती करें, तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम, क्योंकि ये पथरीली जमीन है, यहाँ पर बहुत गहरा नहीं गया होगा जो प्रमाण है, भाले, घोड़ों की नाल, जिस तरह के गहने पहने जाते थे, कुछ प्रशस्ति पत्र, कुछ हथियार, हमें वहां पर अगर हम इसका अन्वेषण करें तो हम मिल जाएंगे, जो कि काफी अच्छा प्रमाण होंगे इस युद्ध का। और द स्केल ऑफ दिस फाइट कैन वेरी इजीली बी assessed if we go into a scientific investigation of this place. जी, ये जो आप चित्र है, इसके बारे में कुछ बताएं, ये किस प्रकार की उत्कीर्ति है यहाँ पर? मेरे विचार से ये सबसे प्रामाणिक बात है जो दिवेर के युद्ध को स्थापित करती है। यह एक शिलाखंड है जो कि राजसमंद झील पर प्रताप के लड़पड़ पोते राज सिंह जी ने बनवाया था राजसमंद, और उसके आसपास 25 शिलालेखों में एक तेलुगु इतिहासकार हुए हैं रणछोड़ भट्ट तेलंग। उन्होंने संस्कृत में मेवाड़ की पूरी इतिहास को लिखा था। तो ये अगर आप इस पर जूम इन करें तो आपको दिखेगा देवेर, मेरी जो उंगली लगी हुई है वो देवेर पर लगी हुई है। देवेर नामक स्थाने सुल्तान सरीमा खान, तो वो लिख रहे हैं रणछोड़ भट्ट तेलंग, ये देखिए, आप देखा ना देवेर लिखा हुआ है, देवेर नामक सुल्तान सरीमा खान। तो ये राज प्रशस्ति इनका लिखा हुआ ग्रंथ था। और ये दुर्भाग्य ये रहा ना सर हमारा, हम अबुल फजल और अल बदायून की किताबों को ही रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, उसी के आधार पर की किताबें लिखी जाती। भाई ऐसा है कि हम यदि सही मायने में
अबुल फजल और आपके ज़ियाउद्दीन बरनी और फरिश्ता और साकी मुस्ताद खान को भी यदि सही रूप में स्थापित कर दें और उनका भी सही सही अनुवाद, जैसा कि जदुनाथ सरकार जी ने किया था, उसको भी यदि हमारे लोगों के सामने प्रस्तुत कर दें तो वो भी कोई बुरा काम नहीं होगा। बहुत सही क्योंकि उन्होंने जो अत्याचार किए हैं और जो उनकी प्रेरणा थी, जो उनकी जिहादी मानसिकता थी, वो सब उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से झलकती है, परिलक्षित होती है, दिखाई पड़ती है। ये तो हमारे जो बाद में जो ये मार्क्सिस्ट आए हैं, मोहम्मद हबीब जो इरफान हबीब का पिता था, उससे जो प्रेरित होके ये और सारे के सारे उसके बाद जो इतिहासकार आए हैं आपके, चाहे वो सतीश चंद्रा हो, चाहे नूरुल हसन हो, और चाहे वो दूसरी संतति जो पैदा हुई है आपके, उसका खुद का बेटा इरफान हबीब हो और उसकी चेली रोमिला थापर हो, जितने भी हो, ये सारे के सारे सिर्फ ये जो मुगल इतिहासकारों ने, इस्लामिक इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा है और जिसका अनुवाद आपके अंग्रेजी इतिहासकारों ने किया है, जिसको बहुत प्रसिद्ध 11 वॉल्यूम में है आपके, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस, तो उसको भी इन्होंने एक तरह से पूरी तरह से व्हाइट वॉश कर दिया। आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं। जो चित्तौड़ फतेहनामा है उसमें अबुल फजल ने लिखा है कि 30,000 निर्दोष स्त्रियों और बच्चों का नरसंहार हुआ था, लेकिन हमारी हिस्ट्री बुक से तो वो एपिसोड गायब है। वो तो अकबर को महान बताता है ना, अकबर की महानता की जो असली पोल खोल है वो तो बैटल ऑफ दिवेर है, वो तो दिवेर का युद्ध है। और जहांगीर का जो दूसरा, जहांगीर जैसे ही आया उसने तुरंत वापस आक्रमण किया, तो जो दूसरा दिवेर का युद्ध हुआ उसमें उसकी भारी पराजय हुई, अमर सिंह जी ने हराया। अमर सिंह जी ने हराया उसको। बाद में औरंगजेब आया तो औरंगजेब की बुरी पराजय राज सिंह जी ने की, कितनी बार की, 2-3 बार, बुरी तरह से उसको बेइज्जत करके भगाया यहाँ से, बुरी तरह से। लेकिन राज सिंह की एक बात सुंदर थी कि उन्होंने, ही वाज द फर्स्ट वन एट दैट टाइम जिन्होंने सिखों के साथ, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राठौड़ों के साथ जोधपुर और इवन जयपुर के कुछ सरदारों के साथ में एक अलायंस बनाया था। तो उनमें वो दुर्गादास राठौड़ उनमें प्रमुख नाम है। उनमें एक वो धार्मिक चेतना थी, क्योंकि धार्मिक चेतना थी, नहीं तो पहले तो मेवाड़ और मारवाड़ आपस में लड़ते रहते थे, जयपुर वाले आप उनसे लड़ते रहते थे। लेकिन ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब जयपुर के नाम से आपके मुख पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई है, तो नहीं, लज्जा आती है सर, काय की मुस्कान आएगी, आत्मग्लानि होती है, क्षत्रिय होने के नाते लज्जा आती है। हमने तो लेजिटिमाइज कर दिया ना इस पूरे इन्वेजन को ही, इस पूरे टर्किश इन्वेजन को। अकबर वाज अ टर्क, तो ये टर्किश इन्वेजन को पार्ट मंगोल पार्ट टर्क, ये कि कहां से हमारे मंगोल तो उसका बहुत एक छोटा सा पार्ट था, उसकी कोई तीसरी चौथी पीढ़ी में एक कोई महिला मंगोल थी, बेसिकली वाज अ टर्क। ये टर्किश इन्वेडर्स कहां से हमारे सेवियर्स, कहां से हमारी सिविलाइजेशनल प्रोटेक्टर्स हो गए, बढ़िया। जो मतलब आई थिंक इसके पीछे सर एक अगर रीजन हम देखें तो 47 से लेके 77 के बीच में 4 जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, नूरुल हसन, हुमायूं कबीर और फखरुद्दीन अली अहमद, तो पता नहीं उनकी निष्ठा। नूरुल हसन को भूल जा रहे हैं, नूरुल हसन को भूल गए आप। मैंने बोला नूरुल हसन बोला, तो मैंने कहा कि उनकी निष्ठाएं कहां थी जब ये एनसीईआरटी की किताबें लिखवा रहे थे। और एक जो सिविलाइजेशनल सभ्यता का झूठ हमें पढ़ाया जाता है कि हिंदू 1000 साल मुगलों के, मुसलमानों के गुलाम रहे। मैं कहता हूं, मैं बहुत ऐतिहासिक बारीकियों में, न्यूनताओं में न जाकर के एक बहुत सरल सा तर्क है, भैया अगर 1000 साल गुलाम रहे होते तो आज हम 100 करोड़ कैसे होते। ये मंदिर हमारी संस्थाएं, आश्रम कैसे बचे, हमारी इकोनॉमी कांस्टेंट स्ट्रगल। आपको एक तथ्य, आपको और दर्शकों को एक तथ्य बता देता हूं ऐसा क्यों हुआ। इसका जो किस्सा है वो मोहम्मद हबीब से शुरू होता है। मोहम्मद हबीब जो थे, उन्होंने अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्ट्री
इस्टेब्लिश किया। और उनके चेले थे, जैसे मैंने बताया, सतीश चंद्र, नूरुल हसन, उनके खुद के पुत्र इरफान हबीब। बाद में एक पार्टी बनाई, जब खिलाफत आंदोलन असफल हो गया तो एक पार्टी बनी खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास जी, लेकिन जो सारे उसके कर्ता धर्ता सर्वे सर्वा जो थे वो मोतीलाल जी नेहरू थे। और उस समय वो कांग्रेस से अलग हुए थे कुछ दिनों तक। उसका नाम रखा था स्वराज खिलाफत पार्टी, क्योंकि वो जो आंदोलन समाप्त किया था महात्मा गांधी ने उसके विरुद्ध थे। खैर वो तो प्रसंग किसी और समय का, खिलाफत वाला। तो मोतीलाल नेहरू जी के साथ में ये स्वराज खिलाफत पार्टी मोहम्मद हबीब ने ज्वाइन कर ली और उनके आश्रय से वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी बन गए। बाद में फिर मोतीलाल नेहरू जी वापस कांग्रेस में मिल गए, कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1928 में। 1929 में उनका पुत्र अध्यक्ष बना। और मतलब वंशवाद की परंपरा बहुत पुरानी है कांग्रेस में, कोई नई नहीं है, आप सोचेंगे कोई नई आ गई हो। ये 1928 1929 से ही आरंभ है। तो मोहम्मद हबीब ने पूरी तरह से जवाहरलाल नेहरू को प्रभावित किया और जिस प्रकार के एक जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डेफिसिट जवाहरलाल नेहरू में थी, उसकी वजह से वो ऐसे व्यक्ति से बहुत आसानी से प्रभावित हो गए। उनका सोवियत यूनियन का दौरा ऑर्गेनाइज कराया गया, सोवियत यूनियन में गए। उसके बाद से हमेशा के लिए वो सोवियत यूनियन के सोवियत के परंपरा के अंधभक्त रह गए। फिर बाद में जो उनकी जो भी पुस्तक आप देखेंगे उसमें आपको पूरा मोहम्मद हबीब की पूरी प्रतिछाया मिलेगी। और तो और इंदिरा गांधी जो उस समय बिल्कुल छोटी सी थी, उनकी 1919 का शायद उनका जन्म है, तो उनके अनऑफिशियली ट्यूटर थे मोहम्मद हबीब। तो अपने ट्यूटर के डिसाइपल को, शिष्य को, नूरुल हसन को यदि इंदिरा गांधी ने 1971 में भारत का शिक्षा मंत्री बनाया और उनको पूरा खुली छूट दी कि पूरे आपके इतिहास का वामपंथीकरण करो, पूरे इतिहास का मार्क्सीकरण करो, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लोग इस इतिहास को नहीं जानते, इस पक्ष को नहीं जानते कि किस प्रकार से ये वंशवाद का एक प्रस्फुटन था, एक बहुत ही जिसको कहें घिनौना प्रस्फुटन था। तो ये एक तथ्य है, वो सब लोग, दर्शक भी हमारे, और यदि आपको जानकारी पहली बार मिली हो तो आप भी ध्यान रखें इसका। सही है, धन्यवाद आपका, आपने मुझे इसके लिए। मेरा प्रति प्रश्न ये है सर कि हिंदू लीडरशिप क्या झक मार रही थी क्या उस वक्त, ये सब जब हो रहा था? तो क्या हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, कोई इतना दूरदर्शी नहीं था, कोई इतना प्रज्ञावान नहीं था कि इन चीजों को रेजिस्ट कर सके? मतलब मुझे तो अटल बिहारी वाजपेयी से पहले कोई ऐसा नेता, श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी जरूर अवश्य थे, पर बीच में 20-25 साल का एक टोटल वैक्यूम आ जाता है। ऐसा नहीं है। आप ये देखें तो यदि आप उस समय की परंपरा को देखें और अंग्रेजों को भी देखें तो अंग्रेज बहुत शातिर थे। उन्होंने जानबूझकर गांधी नेहरू की परंपरा को बढ़ावा दिया, क्योंकि इनसे हमें कोई खतरा नहीं है, ये अहिंसा की बात करते हैं, इनके रणनीतिक दृष्टिकोण जो है वो परिपक्व नहीं है, इनसे हमें कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं है। उन्होंने टारगेट किसको किया? उन्होंने टारगेट किया सावरकर को। उन्होंने टारगेट किया सावरकर को, क्योंकि सावरकर एक इंटेलेक्चुअल जाइंट थे, उनको पता था कि इनसे हमें खतरा हो सकता है। उन्होंने टारगेट किया रास बिहारी बोस को, उन्होंने टारगेट किया सुभाष चंद्र बोस को, और ऐसे जितने भी व्यक्ति जो वास्तव में ब्रिटिश हुकूमत के लिए खतरा हो सकते थे, उनके लिए समस्या पैदा कर सकते थे, उनको सबको उन्होंने बहुत ही रणनीतिक रूप से उनको लक्ष्य बनाया। और यही जो कार्यक्रम है, और उन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट है कि नेहरू जी का कांग्रेस में कोई सपोर्ट नहीं था कि उनको अध्यक्ष बनाया जाता और बाद में वो अंतरिम प्रधानमंत्री बनते। वो भी महात्मा गांधी ने ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में बनाया। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि हमारे इतिहास की जो परंपरा दूषित हुई है और उसके बाद फिर वो ब्रिटिश परंपरा कायम रही, फिर आपके नूरुल हसन वगैरह आ जाते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं निश्चित रूप से। और जो मनीषी थे, सीताराम गोयल जैसे, रामस्वरूप जी जैसे, उनको भी तो बिल्कुल एक तरह से हटा दिया गया। खैर, आज हम इस स्थिति में हैं
कि हम इसके बारे में खुल के बात कर सकते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे, और हमारी जो प्रज्ञा है, हमारी जो इतिहास है, हमारा जो शौर्य है, उसको हम अब किसी को छुपा के रखने नहीं देंगे। इसी के साथ अब हम प्रश्नों पर चल सकते हैं। 3 प्रश्न आए हुए हैं, वो 3 प्रश्न हम ले लेते हैं, वो आपके लिए है। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. ये स्क्रीन पे भी आ रहा है, मैं पढ़ देता हूँ। व्हाट इज द एक्चुअल स्टोरी ऑफ द बैटल बिटवीन महाराणा प्रताप एंड बहलोल खान? डिड ही रियली कट हिम इन टू विद अ सिंगल ब्लो? Well, history has its share of exaggerations. We cannot deny that. But looking at the frame of Pratap, he was 6 feet and some inches. Looking at the way he used to wield his 25 kilos talwar, his sword, and we have to understand the passion, the anger Pratap was carrying in his heart when he entered the Battle of Diver, especially against Behlol Khan, because Behlol Khan had also fought in the Battle of Haldi Ghati, and the best friends, in fact, of Pratap, like Ram Singh Tanwar and his 7 sons of Gwalior, Jhala Man, who took his chhatri to Mansur. These brilliant men were killed by Behlol Khan very, very brutally. So it's a possibility, yes. If not exactly into 2, he definitely cut the anterior part of the horse into 2. And that is why I come back that we should do some ultrasound of these areas and try to find out some digging and archaeological investigation to establish the veracity of this. But the historical facts aside, the imagery, history is not only about facts, it's about the imagery it creates in your mind. And if we give up the imagery, we are fossilized. So taking that freedom, I think he cut him into 2, yes. Certainly he did cut him into 2. After all, one of the most important sources of history is the local folklore. That is a very important source. No, I'm just making a comment. Next question. Right, folklore is critical because folklore is never, it can be exaggeration. Folklores are not fabricated lies. That is critical. Next question, please. Ninad Shirsagar. Sir, I think you confused the incident of Behlol Khan. As far as I remember, Behlol Khan episode was in Haldi Ghati battle, not Diver. There are certain confusions on this. We will have to live with that. But the consensus of the historians, and there are some local poetries I have laid my hands on, which say that Behlol Khan was indeed murdered, killed at Diver only. See, in the Battle of Haldi Ghati, Pratap was too focused on Man Singh. That is why Pratap made a run for him, attacked him. Chetak got injured. There was another aide of Pratap, Bhim Singh Ji, who made this run with him. Bhim Singh Ji also shot his spear at Man Singh. Man Singh escaped both these attempts by ducking down. I really do not think that Pratap had the time and the opportunity to fight Behlol Khan. Although it's open to debate because there are historians who give a counter view, but this is an academic discussion. In any case, that Diver was won. Diver was routed by Pratap. That is the key message. Okay, next one. Mano Bhatt, did Trivedi Mewada Brahmin help Maharana Pratap? I'm sorry, I don't know anybody specifically by the name of Trivedi Mewada. But I can tell you the Rajput formation, if I may say so, not Rajput, the Mewar army, they had two platoons, we can say, the Haraval Dasta and the Chandaval Dasta. The Haraval was the one which would attack. It was mostly led by the Chundavats. Now, if you go back to
the history of Rana Chunda, who is the Bhishma of Rajasthan, because he did exactly the same pratigya as Bhishma did for his father. Chunda also did the same pratigya for his father. He did not get married and all that, blah blah. It's a long story. So the Chundavats, by virtue of their lineage, get the opportunity to be in the Haraval Dasta. In the Chandavals, very interestingly, there were Bhils, there were Brahmins, and there were Charans, and some Jhalas also. So Brahmins were warriors who fought on behalf of Maharana Pratap, but they were not in the front line, they were in the back line. If that is what you are asking, if it's anything else, I mean, if a spiritual guidance or a monetary help, I'm sorry, I've never heard this name. Anyway, yeah, so let's take the next question. MK is asking, please let viewers know how they can follow Dr. Ratnu on Twitter. Okay, he has a Twitter handle, Satyanveshan. I will bring it on screen. Here it is. That is @Satyanveshan. This is his Twitter handle. Then, so we can spread awareness. Also, how can our Twitter, YouTube generation help his efforts? That's exactly what you're doing right now by listening to him. And absolutely, you can do that by spreading this video around and carrying the message. आप देखिए सर, इसमें जो मेवाड़ की हिस्ट्री जब मैं पढ़ रहा था तो मैं दंग रह गया ये देख करके कि कितने सारे इसके जो ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं। जैसे उदाहरण के लिए आरएसएस एक काम करता है वंशावली संरक्षण का, that they remind that who जिनके एंसेस्टर्स कौन थे। अब जो नौशेरा पठान है जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में रहते हैं, they are all descendants of बाप्पा रावल। उनकी जो लाइनेज है वो बाप्पा रावल सूर्यवंशी है। आपके जो बलोच हैं, they are a mixture of मराठास एंड राजपूत्स। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि बाप्पा रावल 7th सेंचुरी में जब कासिम ने दाहिर को हराया था, तब कासिम मेवाड़ पर भी आया था। तब बाप्पा रावल ने न सिर्फ उसको हराया था बल्कि उसको जूते मारते हुए ईरान तक छोड़कर आए थे, और आते वक्त हर 100 किलोमीटर पर अपनी चौकी भी बनाकर आए थे। इसीलिए 7th सेंचुरी के बाद 350-400 साल तक भारत इस्लामी आक्रमणों से सुरक्षित रहा था। और बाप्पा रावल का तो नाम ही हमने हमारे इतिहास से मिटा दिया। बाप्पा रावल को तो कोई जानता ही नहीं है। प्रताप को कम से कम 2-4 रावलपिंडी के अलावा बप्पा रावल का नाम रावलपिंडी में ही सुरक्षित है अभी। That's a good one. That's a good one. चेतन अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, संजय सर निशब्द हूँ, स्तब्ध हूँ, आपको और रत्नू जी को साधुवाद, हम जैसे अकबर के गुलामों को आज आजाद करने के लिए। बहुत सुंदर आपकी अभिव्यक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी चेतन जी। और अधिक निराश मत होइए, 4-5 साल पहले तक हम सभी उसके गुलाम थे, क्योंकि हम भी उसी नैरेटिव को मानते थे। थोड़ा सा इंटरनेट आने के कारण, थोड़ा सा जिज्ञासा, अच्छे संजय सर जैसे सज्जनों के सत्संग के कारण हम लोगों की आंखें खुलने लगी है। संजय सर को फॉलो करते रहिए, आंखें खुल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी आपको। निशिकांत जी पूछ रहे हैं, व्हाई सो मेनी राजपूत्स कन्वर्टेड एंड सो लेट? No, I don't think Rajputs converted. ये थोड़े आपके जो अभी पाकिस्तान है यहाँ पर कुछ राजपूत है ना, जंजुआ राजपूत जैसे इन लोगों ये कन्वर्ट हुए थे। We have to look at it in the context of 1400 years of incessant conflict, and in a kingdom, in राजाशाही जो होती है उसमें लूजर होता है ना। अब जैसे आपको मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, कितना मार्मिक किस्सा है प्रताप का, और वो प्रताप का की महानता को फिर पुनर्इंगित करता है। जो मैंने शुरू में बोला था इस वीडियो के कि प्रताप की माता को उदय सिंह जी जो उनके पिताजी थे वो पसंद नहीं करते थे, और वो नीचे तलहटी में रहते थे। जब 72 में उदय सिंह जी का देहांत होता है, उदय सिंह जी जगमाल को, जो कि भटियाणी रानी का बेटा था, राजा नियुक्त करते हैं। लेकिन आप देखिए जो डेमोक्रेसी आज भी हम कल्पना नहीं कर सकते गुलामों के देश में, उस वक्त की डेमोक्रेसी सलूम्बर, देवगढ़, झाड़ोल, गोगुंदा, इन 4 जगह के जो ठिकानेदार सामंत थे, दे रिवोल्ट,
और वो कहते हैं कि जगमाल डजंट डिजर्व टू बी द किंग ऑफ मेवाड़, ओनली प्रताप डिजर्व्स टू बी द किंग ऑफ मेवाड़। और दिवेर के स्मारक पर यदि आप जाएंगे तो एक बहुत सुंदर वहां पेंटिंग बनी हुई है जहां वो जगमाल का हाथ पकड़ के उतार रहे हैं कि तेरी जगह सामने है, इस सिंहासन पर प्रताप विराजमान होंगे। ये लेवल था कि हम किस हद तक मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी थी, मेरिट के ऊपर ये सोसाइटी चलती थी। तो 1400 साल के कॉन्फ्लिक्ट में जो लूजर होता है, अब जगमाल का क्या हुआ? जगमाल ने जाकर के अकबर से हाथ मिला लिया, उसको जहाजगढ़, ये जो भीलवाड़ा के पास में वहां की कुछ वो जागीरें वगैरह मिली, उसका उपयोग विधर्मियों ने किया, क्योंकि जो लूजर होता है वो अपनी आत्मा का सौदा कर लेता है। तो जो कन्वर्जन्स थे, इसमें इस बात में हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, हम जयपुर के राजपूतों को कितना भी हीन मान ले और कहने की बेटी दी थी, और उसके लिए हम मजाक भी करते हैं, कई बार हम उनकी टांग खींचते हैं, लेकिन जयपुर के राजपूतों ने धर्मांतरण नहीं किया। और आपको एक विलक्षण बात बताता हूं, जो मैं सूरजमल जी, कविराज श्यामल दास जी की मैं इतिहास पढ़ रहा था, वीर विनोद, उसमें वो एक तर्क लाते हैं जो मुझे पहले नहीं पता था, अभी पता चला, कि जयपुर के राजघराने के साथ मुगलों ने कहा था हम आपको बेटी देंगे, तो क्योंकि हमारा स्टेटस रॉयल फैमिली का है, मुगलों ने कहा, तो हम सिर्फ रॉयल फैमिलीज में ही बेटी का लेना देना कर सकते हैं। जयपुर के राजपूतों ने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये तर्क, उनके ब्राह्मणों ने, पुरोहितों ने कहा कि यार अगर इनकी बेटी ले ली तो फिर तो इस्लामीकरण होके रहेगा, अगर इनके आक्रमणों से बचना है, क्योंकि जयपुर के पास मेवाड़ की तरह अरावली की ढाल नहीं थी। जयपुर वॉज अ फ्लैट ग्राउंड जिसके ऊपर अपनी 4 गुनी सेना से जयपुर के लोग नहीं लड़ सकते थे। लेकिन जयपुर के राजपूतों ने इतनी निष्ठा धर्म के प्रति रखी कि अपनी जान बचाने के लिए, सनातन धर्म बचाने के लिए बेटी दे दी, लेकिन बेटी ली नहीं। इसको उस दृष्टि से देखा जाना चाहिए। तो राजपूतों का कन्वर्जन 1400 साल के सतत प्रहार के बाद मैं समझता हूं बिल्कुल मिनिमलिस्टिक है। राजपूत तो हमारे धर्म को अपने छाती पर ढोते आए हैं। एक पंजाब में जंजुआ राजपूतों के अलावा ऐसी कोई एक पूरी कम्युनिटी कन्वर्ट हुई हो, ऐसा मुझे तो ध्यान नहीं है। इक्के दुक्के तो अपवाद सब जगह होते हैं। तो अब अपना अगला प्रश्न ले लेते हैं। मैंने कहा ना, लूजर जो होता है ना सर, हाँ, लूजर को अपनी आत्मा का सौदा कर लेता है। ये बड़ा रोचक प्रश्न है। इसको आप आज के परिप्रेक्ष्य में जो वर्तमान सरकार कर रही है उसके रूप में भी देखें। डू स्कूल्स इन राजस्थान टीच अबाउट लोकल हीरोज लाइक महाराणा प्रताप, दुर्गादास राठौड़ जी एंड अदर्स? Well, Pratap is reduced to a footnote, and nobody talks about Durgadas Rathod. They included the Battle of Diver when BJP was in the government, and the moment this Congress government they removed it, we raised a lot of hue and cry, but they didn't bother. So राज सत्ता जब नहीं है तो इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। लेकिन अब इनकी बेईमानियां, चोरियां इसलिए नहीं चलेंगी क्योंकि इंटरनेट आ गया है। इंटरनेट के कारण हम अपनी बात सीधी सनातन हिंदू समाज को बता सकते हैं। इसलिए अब ये अपने स्कूलों में कुछ भी पढ़ाते रहे, हम तो डायरेक्टली अपने समाज से बात कर रहे हैं कि बैटल ऑफ दिवेर की सत्यता और उसकी जो शौर्य गाथा है वो हम पूरे हिंदू समाज को सुनाएंगे, पूरे विश्व को सुनाएंगे। अगला प्रश्न ले लेते हैं। दिव प्रकाश, कैन वी मेक एफर्ट्स बिग स्टैचू ऑफ आवर फाइटर्स राइट इन लुटियंस दिल्ली? Seeing the Maharana Pratap statue itself, feel proud in our heart and courage. Well, it can be tried. I think you are more equipped to answer this question, sir. My first effort would be to first remove all those Mughal names, including those hated names like Lodi and Tughlaq. But honestly speaking, I am planning of writing a book on the Battle of the Way. I'm also planning a movie on this. I have made a sankalp to my purvajas and to Pratap himself. मेरा प्रण है उनको, उनकी पुण्य स्मृति को, उनकी पावन स्मृति को, कि यदि जीवन रहा तो जरूर हम इस पे किताब भी लिखेंगे, इसके ऊपर मूवी भी बनाएंगे। Okay, this is the last question today. Is story of Jodha married to Akbar correct?
May you please put some light on this if possible? I think it's a white lie. राजा भारमल की बेटी थी हरखूबाई, उनका विवाह हुआ था अकबर से, और एंड भारमल को बेचारे को काफी गालियां पड़ती हैं, बट अभी मैंने आपको एक तर्क दिया था कि जयपुर के राजपूत चूंकि डायरेक्ट लाइन ऑफ फायर में थे मुगलों की, इसलिए उनके पास मेवाड़ की तरह अरावलीज उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं थे, और राजपूत आपस में खंडित भी थे। और देखिए उस युग में आप सोचें, एक राजा के ऊपर अटैक हो रहा है, वो सूचना भेज के किसी राजा से हेल्प मंगाएगा, उस प्रोसेस में उसको 15 दिन लग जाएंगे, उसमें भी जबकि वो घोड़ा जो लेकर जो गया है उस सवार को, वो सकुशल वहां पहुंच जाए, बशर्ते उसको रास्ते में कोई जंगली जानवर ना खा जाए, उसका सर नहीं फूट जाए। तो राजपूतों का कम्युनिकेशन भी इतना नेटवर्क इतना फास्ट नहीं होता था। तो जयपुर के राजपूतों ने अपनी बेटी जरूर दी, बट वो जोधा नहीं थी, उसका नाम हरखूबाई था, और उसका विवाह से पूर्व उसका धर्म परिवर्तन किया गया, उसका नाम मरियम उल जमानी रखा गया, उसके बेटे का नाम भी सलीम था। ये जो मुगले आजम फुगले आजम के अंदर दिखाते हैं, वो कातिले आजम था, वो आदमी कोई मुगले आजम नहीं था। और वो जो दिखाते हैं ना कि वो जो जन्माष्टमी पे वो हिंदू पत्नी को दिखा रही है, वो सब धोखा है, वो सब एक मिराज है, वो सब एक फॉल्सहुड है जो बॉलीवुड ने फैलाई हुई है। उसका अच्छी तरह से इस्लामीकरण होता है। आज भी उसकी कब्र है इस लेडी की। देयर वाज नो जोधा, देयर वाज अ हरखूबाई। रेस्ट ऑल इज फैंटेसी क्रिएटेड to make Akbar look human, whereas he was a barbarian of the worst kind, not only slaughtering 40,000 innocent women and children in Chittor, but he started a very disgusting Riti of Nowroz, where the first 9 days of a Rajput princess would be spent in her harem. He just proposed it, and then the Jaipur Rajputs revolted. He said, if you start this, then there will be civil war. So he proposed this, but he backtracked. So he was a debauch, basically. और मीना बाजार? मीना बाजार तो लगता ही था। और वो यानी इस तरह का दुष्चरित्र, हिंसक, इतना आतताई असुर हमारे बच्चों को ग्रेट करके पढ़ाया जा रहा है सर। इससे बड़ा कोई श्राप हो सकता है हिंदू समाज के ऊपर? जबकि प्रताप, इन कॉन्ट्रास्ट, प्रताप को देखिए आप, सोशल इंजीनियरिंग देखिए उनकी, वो भीलों को जो मैं अगर आपके पास में अगर वो इंसिग्निया हो मेवा तो उसको डिस्प्ले करें तो आनंद आ जाएगा। एक तरफ भील खड़े हैं, एक तरफ राजपूत खड़े हैं। आज भी मेवाड़ के इंसिग्निया में एक तरफ भील है, एक तरफ राजपूत है, बराबर का दर्जा है। और प्रताप उनके साथ भोजन करते थे। प्रताप की आर्मी में बनिए थे, प्रताप की आर्मी में ब्राह्मण थे, प्रताप की आर्मी में क्षत्रिय थे, और प्रताप की आर्मी में शूद्र भी थे। सोशल इंजीनियरिंग। कभी कोई इतिहास में उदाहरण नहीं मिलता है कि प्रताप ने कभी भी निरीह जनता पर अत्याचार किए, इनोसेंट सिविलियंस को मारा, कभी कहीं नहीं मिलता। एक अंतिम बात बता दूं प्रताप की महानता की। रहीम खान खाना की बेटी को आबू के पर्वतों में जब प्रताप रहते थे हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, रहीम खान खाना की पोती को अमर सिंह जी डोली समेत ले आए। ये इंसिग्निया देखिए, ब्यूटीफुल। देखिए आप कितना, ये 600 साल 700 साल पुरानी परंपरा, ये कोई देखे इसको, जो मूल निवासी का रोना रोते हैं। कौन है इसमें मूल निवासी? ये भील है या ये राजपूत है? इनमें सूर्यवंशी कौन है? ये दोनों सूर्यवंशी नहीं है। ये दिस इज द मैसेज ऑफ प्रताप एंड ही लिव्ड इट। तो वो जब रहीम खान खाना की पोती को वो ले आए अमर सिंह जी, तो इतना जोर से उनको डांटा प्रताप ने कि ये तू क्या कर रहा है? सनातन धर्म में स्त्री का कभी अपहरण इस तरह किया जाता है? और फिर उसको बेटी माना, बेटी मानकर उसको गिफ्ट्स देके वापस रहीम खान खाना के पास भेजा। उसका परिणाम यह हुआ कि रहीम खान खाना जो आबू में अटैक करने आए थे, वो अटैक ना करके गुजरात होते हुए वापस दिल्ली चले गए, और अकबर ने रहीम खान खाना से नाराज होकर उनको डिमोट किया। तो रहीम खान खाना ने एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट वहां बोला है, बोलते हैं जहांपना इंसानों से लड़ा जाता है, फरिश्तों से नहीं लड़ा जाता। ये
ये महानता थी अकबर इसकी महाराणा प्रताप की। और अकबर ऐसे तो कई प्रसंग हैं। राज सिंह ने उनकी 4 रानियों को बाकायदा पूरे आदर के साथ रखा। दुर्गादास जी ने औरंगजेब की पोती को पाल पोस के बड़ा किया। अकबर की बेटी। हमारे यहाँ बलात्कार करने की और स्त्री को माल समझने की, माल या गनीमत समझने की ऐसी कोई परंपरा नहीं रही है। ये दुष्चरित्र और दुष्ट प्रकृति जो है ये उसी मजहब से है जिससे अकबर आता है। चलिए एक सवाल और आ गया। अच्छा, इस बीच में 3 प्रश्न और आ गए। जो आप यहाँ कह रहे हैं वह स्कूल की पुस्तकों में कब लिखा जाएगा? क्या कोई कानून है जिसके द्वारा राज्य सरकारों को इतिहास के साथ छेड़छाड़ को रोका जा सके? ऐसा कोई कानून तो है नहीं अभी फिलहाल। और जो छेड़छाड़ है वो वस्तुतः मैं आपको सही बताऊं कि ये, हालांकि ये राजनीतिक वाद विवाद का या कोई राजनीतिक चर्चा का आज का ये प्रकरण नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो हमारे यहाँ की कांग्रेस सरकारें होती थी आज से 30 साल 40 साल पहले, उन्होंने राजस्थान के इतिहास को, राजस्थान के शौर्य को महिमा मंडित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन ये जो आज की वर्तमान जो पिग्मी संस्कृति है और जो पिग्मी संतति है जो वर्तमान कांग्रेस सरकारों की, उनका तो अब हाल क्या कहें। वो तो पूरी तरह से, एक तरह से कहें कि वो लेफ्ट के भी अल्ट्रा लेफ्ट चली गई हैं। तो इसलिए उनसे किसी भी प्रकार की शुद्धता की और किसी भी प्रकार की समझदारी की आजकल तो मैं कल्पना भी नहीं करता। तो इसका तो उत्तर मैं यही दे सकता हूँ। अगला प्रश्न लेते हैं। सर, माय क्वेश्चन वाज फॉर मेव मेवाती भुट्टो भट्टी। मेवाती तो राजपूतों से नहीं बने, ये गुज्जरों से और मीनों से इनका कन्वर्जन हुआ था। और भट्टी पंजाब के अंदर जाटों की एक जाट प्रजाति है। भट्टी राजपूत नहीं होते हैं, भाटी होते हैं राजपूत। और भाटी जो थे वो कोई बहुसंख्या में उनका धर्मांतरण नहीं हुआ है। राजपूतों में एक ही समाज है, कायम खानी मुसलमान, जो कि कायम सिंह जी की संतानें थी, वो कन्वर्ट हुए और उनकी जनसंख्या लगभग 8-9 लाख आज राजस्थान के अंदर है। और वे भी आधे हिंदू ही है, वे आज भी निकाह नहीं करते, वो 4 फेरे लेते हैं और वो सब है, वो एक अलग विषय। राजपूतों का इतना वृहद धर्मांतरण हुआ ही नहीं। अगर हो जाता तो भारत का इतिहास ही कुछ और होता, हम ही हिंदू नहीं बचते। जी, अगला प्रश्न है आदर्श सिंह। व्हाई इज इट नेसेसरी टू फॉलो एनसीईआरटी? कांट वी क्रिएट आवर ओन रिटन बुक्स एंड करिकुलम टू टीच आवर चिल्ड्रन? इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। अब एक वैदिक शिक्षा बोर्ड अभी इसकी स्वीकृति मिली है। अब वो हमारे रामदेव जी कब आरंभ करेंगे, मैं तो उसके प्रति बहुत आशान्वित हूँ। वो यदि आरंभ हो जाए तो आरटीई जो है हमारा एक्ट, उसके अंतर्गत एक वैदिक पाठशाला को एक एग्जेम्पशन मिला हुआ है, जिसको हमारे जो हिंदू लोग हैं वो उसका उपयोग नहीं कर रहे। सारे के सारे एक धर्म वाले तो 3 प्रकार के शिक्षण संस्थानों को उसमें छूट मिली हुई है। माइनॉरिटी द्वारा चलाए गए मदरसे और वैदिक पाठशाला, तो 2 तो उसका पूर्ण उपयोग कर रहे हैं और तीसरे उसका बिल्कुल उपयोग नहीं कर रहे। ये एक समस्या हमारे साथ भी है, ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्यों नहीं कर रहे। अगला प्रश्न है संजय जी, वेर यू दी जयपुर डीएम हु हेल्प्ड पाक हिंदूज? नो, आई एम नॉट द जयपुर डीएम, आई वाज नॉट द जयपुर डीएम हु हेल्प्ड पाक हिंदूज। लेकिन ओमेंद्र जी का जो निमित्त एकम जो इनकी संस्था है, वो निश्चित रूप से पूरे प्राणपण के साथ पाकिस्तानी हिंदुओं की सहायता में तत्पर है। पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं की पूरी एक बहुत एक त्रासदीपूर्ण गाथा है, जिस पर संजय सर के साथ कभी और वार्ता करेंगे। आप हमारा जो nimittekam.org जो हमारी वेबसाइट है वहां जाएं या मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करें। पाकिस्तानी हिंदुओं का जो पूरा विषय है वो हर हिंदू को पता होना चाहिए, क्योंकि उस पर जब CAA लाया गया तो कितना बड़ा कदम है कि एक देश की सरकार दूसरे देश के नागरिकों को अपने यहाँ शरण देने को तैयार है। यानी किस हद तक, किस सीमा तक उनका उत्पीड़न हो रहा होगा। बस मैं अंतिम बात उस पर बता दूं, 3 हिंदू बच्चियां प्रतिदिन उनकी इच्छा के विरुद्ध उस देश में उठाई जाती हैं।
हिंदू समाज उसके प्रति उदासीन नहीं रह सकता। आज उसका विषय नहीं है, इसलिए हम उस पर बात यहीं पर समाप्त करें। आप तो पाकिस्तान की बात करी है, यहाँ तो एनसीआर में दिन दहाड़े उठाने का प्रयास किया और सफल नहीं हुए तो गोली मार दी, तो कुछ तो हमें सोचना ही पड़ेगा। विनय जी पूछ रहे हैं, रहीम के दोहे हैपेंड आफ्टर द एपिसोड डिस्क्राइब्ड अर्लियर विद महाराणा प्रताप। particularly रहीम के जो हैं इस विषय पर रहीम ने कुछ कहा है, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर हम वो शेयर कर सकें। तो रहीम खान खाना वैसे बहुत ही कीमती और मूल्यवान आदमी है कि वे एक वॉर जनरल थे, और वो फिर जिस दिन उन्हें वैराग्य हुआ उस दिन वो छोड़ ही देते हैं, और उसके बाद वो लगभग सनातन धर्म को अपनाते हुए एक वैरागी सन्यासी का जीवन जीते हैं। और उनकी जो साहित्य है वो तो अद्वितीय है, उसके अंदर तो कोई, उसमें तो कोई वो बात हो ही नहीं सकती है। लेकिन इस विशेष प्रसंग पर रहीम ने कुछ कहा है, ये मुझे पता नहीं। जी, एक अंतिम प्रश्न आ गया है, व्हाई नॉट पब्लिश पाक हिंदू स्टोरीज? We are publishing them on our website. If you go nimittekam.org, nimittekam.org. I'm sorry for the complicated name, but there was a purpose behind it. That we are only nimitta of Shri Krishna. We are only the instruments of the divine. nimittekam.org पर सारी stories आपको मिलेंगी। मेरे Twitter line पर आपको सब stories मिलेंगी। Publishing, yes, the process is on. मैंने एक छोटी सी booklet तो इस पर लिखी थी, लेकिन अब उसको मैं book के रूप में लिख रहा हूँ under the guidance of संजय सर, जो क्योंकि मैं तो आई एम नॉट अ बुक राइटर, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं तो लठ चलाना जानता हूँ, कलम चलाना बहुत अवसर से सीख रहा हूँ। तो yes, we are probably going to publish those stories, but more important than the stories is the whole issue, which has been, I think, adequately highlighted by the enactment of the CAA. I think there can be no bigger statement of the genocide of Hindus in Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan than by the passage of CAA by the Indian government. We have belittled it, we have bypassed it because of these Shaheen Bags and the artificial resistance the CAA faced, but CAA was the biggest statement. एक अंतिम में आ गया सर, मीरा जी भी तो मेवाड़ की प्राइड हैं, उनका विवाह हुआ था मेवाड़ में, वैसे तो वो मेड़ता की हैं, जो मारवाड़ की थी, और मीराबाई तो खैर वो तो अमर हैं अपनी रचनाओं के कारण। मीरा का जो अगर यौगिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे शरीर में 7 केंद्र होते हैं, मूलाधार, मणिपुर, स्वादिष्ठान, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार। तो कहते हैं मीराबाई का जो अनाहत केंद्र था, बीच वाला, वो बिल्कुल ओपन हो चुका था, इसीलिए उसमें सिर्फ प्रेम और सत्य और जीवन बहता था, इसीलिए विष पान भी एक्चुअली उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अनाहत केंद्र पर कभी किसी और दिन चर्चा करेंगे। चलिए, आज का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। बहुत सारे प्रश्न आ गए, आप लोगों ने बहुत अच्छा इंटरेक्शन किया, उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओमेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उनके तीर्थाटन का हम सबको लाभ मिला। इसी के साथ आप सभी को राम राम और वंदे मातरम, जय हिंद, हर हर महादेव। धन्यवाद। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.